हिंदी अनिवार्य कक्षा 12 की जो मुख्य पुस्तक है आरोह, इस आरोह का हम क्विक रिवीजन करने वाले हैं। जी हाँ, आज की इस कक्षा में हम 3 पार्ट का क्विक रिवीजन करेंगे। चैप्टर 1 हरिवंश राय बच्चन, चैप्टर 2 आलोक धनवा और चैप्टर 3 कुंवर नारायण। इन पार्टों के महत्वपूर्ण प्रश्न जो ब्लूप्रिंट पर आधारित है उनका हम क्विक रिवीजन करने वाले हैं। यदि आपने अब से पहले हिंदी में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी आप इन प्रश्नों को देखिए और इनको तैयार कीजिए, आपका एग्जाम अच्छे से हो जाएगा। शुरू करते हैं। सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं और सभी प्रश्नों के उत्तर सरल और प्रभावी भाषा में लिखे हुए हैं। पहला प्रश्न है, शीतल वाणी में आग से क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर लिखेंगे, शीतल वाणी में आग होने का अभिप्राय यह है कि कवि की वाणी में बाहर से शीतलता भले ही दिखाई देती हो पर उसमें आग जैसे जोशीले विचार भरे रहते हैं। कवि की ओजस्वी वाणी पाठकों में उत्साह का भाव भर देती है। यानी आग का मतलब है ओजस्वी वाणी। उसके दिल में इस जग के प्रति विद्रोह की भावना है पर वह जोश में होश नहीं खोता, वह अपनी वाणी में शीतलता बनाए रखता है। यहाँ आग से अभिप्राय कवि की आंतरिक पीड़ा से भी है। कवि दुखी होते हुए भी संसार को प्रेम का संदेश देना चाहता है। दूसरा प्रश्न देखिए, मैं और जग और कहाँ का नाता से क्या अभिप्राय है? इस पंक्ति में कवि मानता है कि उसका स्वार्थी समाज से कोई नाता नहीं है, अर्थात वो इस संसार को, संसार में रहने वाले समाज के लोगों को स्वार्थी मानता है। समाज और उसके स्वभाव में बहुत बड़ा अंतर है। कवि तो अपने कल्पना के लोक में प्रतिदिन अनेक संसार बना बना करके नष्ट कर देता है, क्योंकि उसको ये संसार आधा अधूरा लगता है। वह नित्य नई कल्पना करता है और फिर उसे मिटा देता है। वह धन ऐश्वर्य से प्रभावित नहीं होता है, जबकि संसार धन दौलत और झूठी प्रशंसा पाना चाहता है। कवि ये बताना चाह रहा है कि उसमें और संसार में अंतर है। संसार के लोग स्वार्थी भी हैं जिनसे कवि की बनती नहीं है। प्रेम का भाव भी कवि को महसूस होता है, यानी कवि प्रेम का भाव रखने वाला है, लेकिन संसार के लोग स्वार्थ का भाव रखते हैं, इसलिए उनमें बनती नहीं है। इसलिए दोनों अलग अलग हैं। इसलिए कवि ने कहा है कि मैं और, यानी मैं अलग हूं और जग और संसार अलग है, दोनों का कोई नाता नहीं है। तीसरा प्रश्न देखिए, जग पूछ रहा उनको जो जग के गाते से क्या अभिप्राय है? यह संसार उन लोगों की स्तुति करता है जो संसार के अनुसार चलते हैं और उसका गुणगान करते हैं। संसार केवल उन्हीं को पूछता है जो उसकी जय जयकार करते हैं। तो की जगह जो पढ़ ले, जो उसकी जय जयकार करते हैं। कवि ने स्वार्थी और चापलूसी करने वाले लोगों की ओर संकेत किया है, परंतु कवि को स्वार्थी संसार रुचता नहीं है, इसलिए वह अपनी कल्पना का संसार बनाता है। उसे प्रेम से भरा संसार अच्छा लगता है, इसलिए उसने कहा कि संसार के लोग केवल उसी को पूछते हैं जो संसार के लोगों की हाँ में हाँ मिलाता है, जी हुजूरी करता है। लेकिन कवि का स्वभाव ऐसा नहीं है, इसलिए वह संसार से अलग है। चौथा प्रश्न देखिए, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं। कवि क्या कहना चाहता है? कवि ने स्वयं को अपने आप को अज्ञात प्रीतम के वियोग में दुखी बताया। अर्थात कवि जो खुद है वह अपने प्रीतम के वियोग में पीड़ित है, दुखी है। उसकी यह विरह व्यथा उसके गीतों में व्यक्त होती रहती है। इस प्रकार वह अपने रुदन या पीड़ा को भी गीत के रूप में ही प्रकट करता आ रहा है। कवि अपनी व्यथा, क्रोध, भावनाएं सब कुछ अपने शब्दों के द्वारा व्यक्त करता है और समाज इन शब्दों को गीत समझकर उन पर झूमता है, नाचता है। वो उस कवि के हृदय के दर्द को नहीं समझ पाता है, वो तो यही समझता है कि गीत अच्छे गाए जा रहे हैं। पांचवा प्रश्न, जहां पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं। कवि ने ऐसा क्यों कहा है? कवि कहता है कि संसार में बड़े बड़े महापुरुषों ने सत्य को जानने की कोशिश की है, यानी सच को जानने की कोशिश की है, लेकिन आज तक कोई भी सत्य को जान नहीं पाया। कवि कहना चाह रहा है कि संसार में 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो ज्ञानी होते हैं, एक मूर्ख होते हैं। समाज में जहां पर अक्लमंद लोग रहते हैं वहीं पर नासमझ भी रहते हैं। मूर्ख तो वैसे ही सत्य को प्राप्त नहीं कर सकते,
भाई मूर्ख तो मूर्ख हैं, वो कैसे सत्य को प्राप्त करेंगे। लेकिन सांसारिक ज्ञान रखने वाले व्यक्ति भी अहंकारवश सत्य को प्राप्त नहीं कर पाए, क्योंकि उनमें घमंड है, और ज्ञान है, बुद्धि है, लेकिन घमंड है, इसलिए वो सत्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ये बात जानकर भी मूर्ख सांसारिक ज्ञान सीखना चाहता है। मूर्ख तो मूर्ख ही है, परंतु ज्ञानी भी अपने अहंकार के कारण मूर्ख है। छठा प्रश्न देखिए, मैं सीख रहा हूं, सीखा ज्ञान भुलाना। कवि ने ऐसा क्यों कहा है? कवि ने स्वार्थी संसार से जो सांसारिक ज्ञान प्राप्त किया है, जिसमें ईर्ष्या है, राग है, द्वेष है, स्वार्थ है, धोखाधड़ी है, कपट है, छल है, उसको कवि भुलाना चाहता है, क्योंकि यह सब उसके प्रेम में व्यवधान डालते हैं और ईश्वर प्राप्ति मार्ग में भी बाधक है। उसके लिए तो मलिनता रही प्रेम का भाव चाहिए, जिसमें मेल नहीं हो, जिसमें कपट नहीं हो, जिसमें छल नहीं हो। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आत्मपरिचय कविता का मूल प्रतिपाद्य लिखिए। हरिवंश राय बच्चन जी ने आत्मपरिचय का क्या मतलब? आत्म यानी स्वयं, और परिचय यानी परिचय देना। कविता में बताया कि मनुष्य के लिए स्वयं को जानना दुनिया को जानने से ज्यादा कठिन है। अरे वही कहते हैं ना, दिया तो ले अंधेरा, यानी खुद को तो नहीं जानते, संसार को जानना चाहते हैं, जबकि वास्तव में सबसे ज्यादा कठिन काम है खुद को जानना। कवि ने संदेश दिया है कि मनुष्य को अपने सभी सांसारिक कर्तव्य निभाते हुए प्रेम और मस्ती से जीवन बिताना चाहिए। भाई काम सब करने हैं, संसार में समाज में आए हैं तो काम सब करने हैं, लेकिन उन कामों के तले पिसना नहीं है, प्रेम और मस्ती से जीवन जीना है। कवि कहता है कि दुनिया का और मेरा संबंध प्रीति कलह का, प्रेम भी है, कलह भी है। समाज से मनुष्य का नाता खट्टा मीठा होता है। मनुष्य चाहकर भी संसार से निरपेक्ष नहीं रह सकता, अलग नहीं रह सकता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो मनुष्य का इस जग से अटूट संबंध है। फिर देखिए, संसार अपने व्यंग्य बाणों से चाहे उसे कितने ही कष्ट एवं पीड़ाएं क्यों न दे, पर मनुष्य इस जगह से अलग नहीं रह सकता है। ये दुनिया ही उसकी पहचान है, जहां पर वह अपना परिचय देते हुए संसार से विरोधाभासी एवं द्वंद्वात्मक संबंधों का मर्म उद्घाटित करता हुआ जीवन जीता है। यानी विरोधों का सामंजस्य बताया उसने। इस दुनिया में मनुष्य का जीवन द्वंद्व एवं विरोधों का सामंजस्य है, सुख दुख का समन्वय, अर्थात सुख है तो दुख भी है, दुख है तो सुख भी है। कवि की प्रवृत्ति संतोषी किस्म की है, वह हर आशा निराशा में प्रसन्न रहना चाहता है। कवि अपनी व्यथा, क्रोध, भावनाएं सब कुछ अपने शब्दों के द्वारा व्यक्त करता है। समाज इन शब्दों को गीत समझकर उन पर झूमता है, नाचता है। फिर देखिए, दूसरा प्रश्न दीर्घ उत्तरीय है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता, कवि गीत के माध्यम से कवि ने क्या संदेश दिया है? कवि कहता है कि जीवन पथ पर चलते हुए व्यक्ति जब अपने लक्ष्य के बहुत ही ज्यादा निकट होता है तो उसकी उत्सुकता और बढ़ जाती है। जो हम अपनी मंजिल के करीब होते हैं तो उत्सुक हो जाते हैं। आशा व्यक्ति के जीवन में नई चेतना भर देती है। पथिक को अपने घर पहुंचने की जल्दी है, उसे पता है कि उसकी मंजिल अब ज्यादा दूर नहीं है। उधर उसे यह डर भी लगा रहता है कि कहीं रास्ते में ही रात न हो जाए, अर्थात मंजिल पास में है लेकिन कहीं वो उसको पाने से वंचित न हो जाए। मंजिल के पास होने से वहां पहुंचने की जल्दी उसे तेजी से चलने के लिए प्रेरित करती है। समय तो अपनी गति से बीत रहा है, परंतु अपनी मनस्थितिवश मनुष्य को यह भ्रम होता है कि समय तेजी से बीत रहा है। फिर इसका एक गूढ़ अर्थ भी है, छिपा हुआ अर्थ भी है कि कविता का गूढ़ अर्थ है कि मनुष्य जीवन में संघर्षरत रहकर मोक्ष प्राप्ति की राह पर बढ़ता हुआ अपने लक्ष्य को पाना चाहिए। उसका लक्ष्य है कि मोक्ष प्राप्त करे, परंतु उसे डर लग रहा है कि कहीं लक्ष्य प्राप्ति अर्थात मोक्ष पाने से पहले उसकी मृत्यु न हो जाए और वो इस जन्म मरण के बंधन में बंधा ही रह जाए, उससे मुक्ति न हो। ये इसका गूढ़ अर्थ है। फिर जो दूसरा पार्ट है पतंग, उसमें देखिए पहला प्रश्न है, पतंग कविता में कवि ने पतंग की किन किन विशेषताओं का वर्णन किया है? पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग किया है। आपको पता है कि पतंग कैसे बनती है? रंग बिरंगे कागज होते हैं, उसमें बिल्कुल हल्का पतला कागज लगता है ताकि ऊंचा उड़ सके, और उसमें जो बांस की पतली पतली डंडियां होती है जिसे कमानी का वो लगती है। इन विशेषणों का प्रयोग कर कवि पाठकों के मन में जिज्ञासा जगाना चाहता है तथा हमारे ध्यान को पतंग की ओर आकर्षित करना चाहता है। ये सभी विशेषण पतंग उड़ाते हुए बच्चों के स्वभाव को भी प्रदर्शित करते हैं। पतंग का कागज जितना पतला और हल्का होगा वह आकाश में उतनी ऊंचाई तक जाएगी, और
इससे संबंध बच्चों का ये बनता है कि बच्चों के मन भी हल्के होते हैं, उनकी चंचलता से जुड़ता है, अर्थात बच्चे भी चंचल होते हैं, उनका मन हल्का होता है, मेल नहीं होता है। बच्चों का निस्वार्थ स्वच्छ चंचल मनी पतंग के समान नई आशाओं व उमंगों की उड़ान भर सकता है, अर्थात पतंग जितनी ऊंची जाएगी बाल मन की इच्छाएं भी उतनी ऊंचाई पर उड़ेगी। दूसरा प्रश्न देखिए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने से क्या आशय है? बच्चे पतंग उड़ाते हुए छत पर एक दिशा से दूसरी दिशा में यहां से वहां कूदते रहते हैं। बच्चों की किलकारियों के साथ साथ उनके पैरों से निकलने वाली धम धम की आवाज चारों दिशाओं में ध्वनित होती है। आपको पता है छत पर जब बच्चे इधर उधर दौड़ते हैं तो धमाधम की आवाज होती है। कवि ने इस स्थिति को मृदंग के समान बनाया और किलकारियां भी करते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, आनंद उल्लास से वो हंसते हैं, तो ये किलकारियां होती है। ये भी ऐसा लगता है कि दिशाओं में ढोल नगाड़ा बज रहा, मृदंग बज रहा, ढोलक बज रही है। अर्थात जब बच्चे छत में यहां से वहां कूदते हैं तो लगता है मानो वे मृदंग यानी छत पर हाथ यानी पैरों से थाप लगा रहे हैं। इस कारण से स्वर फूट रहे हैं जो कवि को मृदंग बजाने के समान लगता है। तीसरा प्रश्न देखिए, पतंग शीर्षक कविता का मूल प्रतिपादिका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पतंग कविता आलोक धनवा द्वारा रचित है, जिसमें कवि ने पतंग उड़ाते हुए बच्चों की बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर और सजीव चित्रण किया है। उन्होंने बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तनों को सहज भाव से व्यक्त किया है। भाई आपको पता है कि भादवा चला जाता है और फिर मौसम साफ हो जाता है और बच्चे जो है उस साफ मौसम में पतंग उड़ाने के लिए ललायित होते हैं। शरद ऋतु पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है जो आसमान में उड़ता है, जिसे बाल मन छूना चाहता है। पतंग उड़ाते समय बच्चे रोमांचित होते हैं, वे किसी भी खतरे से डरते नहीं हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं। कपास से क्या अभिप्राय है? बच्चों की कोमलता को कपास के प्रतीक द्वारा प्रकट किया है। कपास का तात्पर्य कपास रुई से नहीं बल्कि उसकी कोमलता तथा उसके सफेद रंग की पवित्रता से लिया गया है। बच्चे जन्म के समय कपास की तरह स्वच्छ, कोमल और नरम होते हैं। बच्चों का स्वभाव कपास यानी रुई के समान कोमल, पवित्र और निश्चल होता है, कपट नहीं होता है। कहते हैं ना बच्चे मन के सच्चे, उनके मन में किसी प्रकार का कपट नहीं होता है। बच्चों के पैर यानी जो इधर उधर कठोर जगह पे पैर रखते हैं, कपास की तरह नरम, मुलायम, हल्के फुल्के और चोट खाने में समर्थ होते हैं। इसलिए वे पूरे दिन नाच कूद करते रहते हैं। अतः कपास और बच्चों में बहुत अधिक संबंध है। यही कारण है कि कवि ने उनका कपास से संबंध स्थापित किया। पांचवा प्रश्न देखिए, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, इससे क्या अभिप्राय है? पतंग उड़ाते समय बच्चे रोमांचित होते हैं, वे पूर्ण मनोयोग से पतंग उड़ाने में मस्त होते हैं। जिस प्रकार पतंग आकाश में उड़ती हुई ऊंचाइयां छूती है, उसी प्रकार बच्चों का बाल मन भी उन ऊंचाइयों को छूना चाहता है। वो जीवन में उन ऊंचाइयों को छूना चाहता है। रंग बिरंगे पतंगों की उड़ान बच्चों के रंगीन सपने के समान है। वे किसी भी खतरे से बिल्कुल बेखबर होते हैं, डर नहीं लगता उनको, खतरों से खेलने के लिए तैयार रहते हैं। जैसे जैसे पतंग आकाश में ऊंचाई में जाने लगती है, वैसे वैसे उनका उत्साह बढ़ने लगता है। एक संगीतमय ताल पर उनके शरीर हवा में लहराते हैं। जैसे हम पेड़ की डाल को पकड़ करके एकाएक छोड़ देते हैं, ऐसे वो क्षण में इधर क्षण में उधर हो जाते हैं, जैसे वे खुद एक पतंग हो गए हैं। यही कारण है कि ऐसा कहा गया है कि पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न देखेंगे, सबसे तेज बौछारें गई बादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन हुआ उसका वर्णन करना है। पतंग कविता में कवि आलोक धनवा ने बच्चों की बाल सुलभ इच्छाओं और उमंगों का वर्णन किया है। भादो मास यानी भादवा का जो महीना होता है, इसके गुजर जाने के बाद शरद ऋतु के आगमन का सुंदर चित्रण कवि ने किया है। बारिश के मौसम के बीत जाने के बाद अब कुआर का महीना आ गया है। इसके आने से वातावरण में सुंदर परिवर्तन होने लगते हैं। शरद ऋतु के आने से सूरज की लालिमा तथा प्रकाश बढ़ गया है। यानी पहले भादवा का महीना अंधेरा वाला होता है और शरद का महीना उजाले वाला होता है। धूप के कारण चारों ओर उज्जवल चमक बिखर जाती है, हवाओं में एक मनोरम महक फैल जाती है। शरद ऋतु के आगमन से उत्साह एवं उमंग का माहौल बन जाता है।
और बच्चों के छतों पर पतंग उड़ाने का समय हो गया है। इस समय बच्चे पूर्ण मनोयोग से पतंग उड़ाने में मस्त हो जाते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए कि पतंग उड़ाते समय बच्चों की क्या मनस्थिति होती है और उनके व्यवहार में क्या परिवर्तन आता है। पतंग के आकाश में ऊपर जाते समय बच्चों का मन भी हिलोरे लेने लगता है। उन्हें पतंग के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं देता है। बच्चों की किलकारियों से दिशाएं भी मृदंग के समान बजती है। पतंग उड़ाते समय बच्चे रोमांचित होते हैं। वे पूर्ण मनोयोग से पतंग उड़ाने में मस्त होते हैं। जिस प्रकार पतंग आकाश में उड़ती हुई ऊंचाइयां छूती है, उसी प्रकार बच्चों का बाल मन भी उन ऊंचाइयों को छूना चाहता है। रंग बिरंगे पतंगों की उड़ान बच्चों के रंगीन सपने के समान है। वे किसी भी खतरे से बिल्कुल भी नहीं डरते। बच्चों की कोमलता और चंचलता का वर्णन यहाँ कवि ने किया है। इसके बाद जो तीसरा पाठ था अपना कुंवर नारायण का, पहला प्रश्न देखिए कि कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के मान्य क्या है। कवि का मानना है कि कविता कभी मुरझाती नहीं है। वही फूल तो खिलता है और मुरझा जाता है, एक निश्चित समय बाद खिला हुआ फूल मुरझा जाता है, लेकिन कविता कभी मुरझाती नहीं है। इसकी महक अनंत काल तक बनी रहती है। ये अमर होती है तथा युग युगांतर तक मानव समाज को रस प्रदान करती है। फूल के खिलने और महक प्रदान करने की एक परिणति निश्चित होती है, लेकिन कविता की महक कालातीत है। वो काल के बंधन में बंधी हुई नहीं है। कविता का प्रभाव किसी भी काल में समाप्त नहीं होता है। दूसरा प्रश्न देखेंगे, यहाँ दो प्रश्न है, दोनों में से कोई सा भी प्रश्न आ जाए हम उत्तर यही लिखेंगे कि उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है, या कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, इसका आशय स्पष्ट कीजिए। कविता का उड़ने व खिलने से सीधा और गहरा संबंध है। चिड़िया एक स्थान से दूसरे स्थान तक उड़कर जाती है, परंतु कविता कल्पना के सारे बहुत ऊंचाई तक उड़ती है। कवि कल्पना करता है और ऐसा ऐसा वर्णन कर देता है जो उस चिड़िया की उड़ान से भी ज्यादा है। कवि अपनी कल्पना द्वारा अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करता है। कविता देश व काल की सीमा को भी लांघ जाती है। कहा भी है कि जहाँ न पहुंचे रही रवि वहां पहुंचे कवि। जहाँ सूर्य नहीं पहुंचता वहां कवि की कल्पना पहुंच जाती है। इसी प्रकार जो खिलने वाला है, ये भी हमने ऊपर बात की, वही है, क्या है देखिए। इसी तरह कविता फूल की तरह विकसित होकर अपने आसपास के वातावरण को महका देती है। फूल खिलता है, अपने आसपास के वातावरण को महकाता है। कविता भी खिलती है, चारों तरफ रस बिखेरती है। फूल अपनी सुगंध, सुंदरता व सुगंध से समाज को प्रसन्न रखता है। उसी प्रकार कविता भी मानवीय भावों से विकसित होकर तरह तरह के रंग दिखाती है तथा अनंत काल तक इसकी खुशबू बनी रहती है। कविता हर युग में मानव को आनंद देती है। कविता की यह खुशबू कालातीत है। कविता से जो हम रस प्राप्त करते हैं वो अनंत काल तक होता है। तीसरा प्रश्न देखिए कि बात का पेच कसने और बात की चूड़ी मर जाने को कविता के संदर्भ में समझाना है। कवि भाषा के चमत्कार में उलझ जाता है तो वह अपने भावों को सही ढंग से व्यक्त नहीं कर पाता है। कवि की मौलिकता नष्ट हो जाती है, अर्थात वो सीधी सिंपल बात को भी क्या करता है कि घुमा फिरा करके कहता है, जिससे बात की मौलिकता नष्ट हो जाती है। वह अपनी बात या मनोभाव को अत्यंत प्रभावशाली भाषा में प्रकट करने के चक्कर में भाषा के सुधार और बदलाव पर जोर देता है, परंतु वह जितना ज़्यादा जोर बात को स्पष्ट करने के लिए देता है, बात उतनी अस्पष्ट हो जाती है और अंत में बात प्रभावहीन हो जाती है। चौथा प्रश्न देखिए कि भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती, कैसे स्पष्ट की। वेरी वेरी मोस्ट है ये। बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, परंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। इसका कारण भावों की अभिव्यक्ति के लिए सही शब्दों का प्रयोग न करना होता है, अर्थात प्रत्येक भाव को अभिव्यक्त करने के लिए कोई शब्द होता है, लेकिन जब हम उसकी उचित शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं उसकी जगह, तो फिर बात फंस जाती है। मनुष्य चमत्कारपूर्ण शब्दों से अपनी बात को कहने में स्वयं को श्रेष्ठ समझता है और भाषा को क्लिष्ट बना देता है। इससे वह अपनी मूल बात को कहने में असफल हो जाता है। कभी कभी कवि पांडित्य प्रदर्शन के चक्कर में भी दुरु, क्लिष्ट और बनावटी भाषा का प्रयोग करता है। ऐसी दुरु क्लिष्ट भाषा के प्रयोग से भावों की नैसर्गिकता यानी जो उसकी प्राकृतिकता है, जो मूल बात है, वो समाप्त हो जाती है और सीधी बात भी पेचीदा
टेढ़ी हो जाती है। मनुष्य को समझना चाहिए कि हर शब्द का अपना विशिष्ट अर्थ होता है, भले ही वह समानार्थी या पर्यायवाची हो। शब्दों के चक्कर में उलझकर भाव अपना अर्थ खो देते हैं। 5वां प्रश्न देखिए कि सब घर एक कर देने के माने क्या। आपको पता है कि कविता की तुलना की है फूल के खिलने से, चिड़िया की उड़ान से और बच्चों के खेल से। पहले दो में लिमिट है, बच्चों के खेल में कोई लिमिट नहीं है। सब घर एक कर देने के माने से तात्पर्य सीमा का बंधन समाप्त हो जाना। बच्चे खेल में किसी भी भेदभाव को नहीं जानते, अर्थात सीमाएं उनके लिए मायने नहीं रखती है। उनके खेल में जाति, धर्म, रंग आदि का कोई भेदभाव नहीं होता है। कोई भी घर हो, कहीं पर भी छिपना हो, छिप जाते हैं। उनके लिए सब समान है। बच्चे अपने खेल द्वारा एकता का संदेश देते हैं। जिस प्रकार बच्चों के द्वारा खेल में किसी प्रकार की सीमा का ध्यान नहीं रखा जाता, उसी प्रकार कविता भी समस्त भेदभाव भुलाकर निष्पक्ष भाव से मानवता का संदेश देती है। ये मूल बात है इस प्रश्न की। कविता तो शब्दों का खेल है, इसमें भाषा की कोई सीमा नहीं होती है। कवि भी बच्चों की तरह पूरे मानव समाज को एक मानता है। वह अपने पराये का भेदभाव भूलकर कविता की रचना करता है। कविता समाज को बांधती है, एक करती है। कविता का रसास्वादन सभी करते हैं और कवि में भी बच्चों की तरह रचनात्मक ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न देखिए, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना नहीं सीखा। इसका क्या अर्थ है, कवि ने क्या व्यंग्य किया है। कवि के अनुसार सही बात को सही शब्द से जोड़ने पर ही भावों की सहज अभिव्यक्ति होती है। अगर सही शब्द की जगह सही भाव को अभिव्यक्त करने के लिए सही शब्द रख दिया तो सब बढ़िया है, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। मानव अर्थात कवि के मन में भावों का उदय होता है। यदि वह भाषा के चमत्कार में उलझ जाता है तो वह अपने भावों को सही ढंग से अभिव्यक्त नहीं कर पाता है। अर्थात कवि को भावानुकूल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। वेरी मोस्ट। कवि के लिए भाषा साधन होना चाहिए, साध्य नहीं। कवि को दिखावे और पांडित्य प्रदर्शन से बचना चाहिए। भाषा ऐसी हो कि आसानी से कविता का रसास्वादन हो जाए। कवि की मौलिकता नष्ट नहीं होनी चाहिए, बनावटीपन नहीं आना चाहिए। कविता के बहाने शीर्षक, कविता का उद्देश्य क्या है। कवि का मानना है कि कविता कभी मुरझाती नहीं है, इसकी महक अनंत काल तक बनी रहती है। ये अमर होती है, युग युगांतर तक मानव समाज को रस प्रदान करती है। चिड़िया के उड़ने और फूल के खिलने और महक प्रदान करने की एक परिणति सीमा निश्चित है, अर्थात चिड़िया भी एक निश्चित ऊंचाई तक उड़ेगी, उसके बाद वो नहीं उड़ पाएगी। फूल भी थोड़े समय तक खिलेगा, महक फैलाएगा, लेकिन उसके बाद वो भी मुरझा जाएगा। लेकिन कविता ऐसी नहीं है। कविता अनंत काल तक, अनंत समय तक अपना रस प्रदान करती रहती है। लेकिन कविता की महक बच्चे के खेल की तरह कालातीत है। कविता का प्रभाव किसी भी काल में समाप्त नहीं होता है। कविता किसी भेदभाव को भी नहीं मानती है। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न देखेंगे कि बात सीधी थी पर कविता में कवि का ध्येय क्या है। तो देखिए, जब हम अपनी बात को कहने के लिए पांडित्यपूर्ण अलंकारिक भाषा का प्रयोग करते हैं तो भाषा का सारा प्रभाव समाप्त हो जाता है। कवि जब कविता के बाहरी रूप अर्थात शिल्प पर अधिक बल देता है। आपको पता है कि एक तो शिल्प पक्ष होता है, एक उसका जो है भाव पक्ष होता है। तो कविता का सीधा साधा कथ्य भी सहज रूप में पाठकों तक नहीं पहुंचता है। भाषा की साज सज्जा के चक्कर में कविता की आत्मा अर्थात मूल भाव अनकहे रह जाते हैं। कवि ने यही किया, वह अपनी बात या मनोभाव को अत्यंत प्रभावशाली भाषा में प्रकट करने के चक्कर में फंस गया। भाषा के सुधार और बदलाव पर उसने जितना जोर दिया, बात उतनी अस्पष्ट होती गई। भाषा को ही महत्व देने वाले लोगों के उकसाने में आकर स्थिति कवि के नियंत्रण से बाहर हो गई। अधीर होकर बिना सोचे समझे उसने बात को भाषा में बलपूर्वक स्थापित करने की कोशिश की और वह अपने उद्देश्य में विफल हो गया, क्योंकि बात प्रभावहीन हो गई। और भी पाठों के हम क्विक रिवीजन लेके आएंगे। धन्यवाद।